Hello students, welcome to EduExcel, the e-learning platform. I am Yamshi Arif, going to teach you biology for NEET. In previous videos, we have studied introduction about cell cycle and cell division. We have also studied in detail about various phases of interphase, that is G1 as G2. And we have also studied M phase in detail. In M phase, we have discussed about prophase, metaphase, anaphase and telophase. So now today we will study about cytokinesis and significance of mitosis. साइटोकाइनेसिस क्या है और माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस क्यों असेंशियल है, क्यों जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी कि व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या है. तो योर आंसर विल बी, अगर किसी को पता भी नहीं है, कि बेसिकली साइटोकाइनेसिस क्या है, जब सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, यानी सेल जो है बीच में कुछ ऐसा फॉर्म हो कि सेल जो है दो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड हो जाए. सो यू ऑल नो दैट कि साइटोकाइनेसिस जब भी होगा जब माइटोसिस कर लिया होगा उस सेल ने, यानी वो सेल ने अपने इंटरनल कंपोनेंट्स यानी कि उसने न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को डिवाइड कर लिया होगा, उसी के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस. तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, दो सेल्स हमें मिलेंगी. सो माइटोसिस accomplishes not only segregation और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि माइटोसिस में खाली ये नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता कि बस खाली जेनेटिक मटेरियल दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया या क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हो गया हमारा माइटोटिक कंप्लीट, बल्कि माइटोटिक पूरा या एम्फेज पूरा हम कंप्लीट जब ही मानेंगे जब सेल जो है वो दो डिस्टिंक्ट सेल्स में टूट जाएंगी, यानी दो डिस्टिंक्ट सेल बन जाएंगी. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, साइटोकाइनेसिस. जब दो दो डॉटर सेल्स में सेल टूट जाएगी. तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक ब्रीफ देती हूँ जल्दी से कि क्या होता है हमारा पूरा सेल साइकिल में. तो जैसे आप लोगों ने देखा पहले भी, यहाँ पे G1 फेज था, S था, G2 था एंड M फेज था. इस पूरे को हमने बोला इंटरफेज, जो कि ऑक्यूपाई करता है 95% सेल साइकिल का पार्ट, जिसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. सही है. G1 फेज जो है इसको गैप 1 बोलेंगे, इसमें बेसिकली ग्रोथ हुई. ये मेन फेज है जहाँ पे क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ था डीएनए का. अब ये एम फेज जो है ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे बेसिकली मेजर डिवाइडिंग सेल डिवाइडिंग जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे अकर होंगे, या सेल के डिवीजन के जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पे अकर होंगे. तो यहाँ से अगर हम बात करें एम फेज की, तो एम फेज या माइटोटिक फेज जो है ये भी बेसिकली चार पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहला जो था वो है प्रोफेज, देन मेटाफेज, फिर क्या है एनाफेज, फिर क्या है टीलोफेज. ठीक है भाई, ये इतनी स्टेजेस हैं. तो अब प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल था वो कुछ इस तरीके से उसने अपने आप को अरेंज कर लिया था, यानी कि ये डिटेंगल हो गया था, अनवाइंड हो गया था यहाँ पर. मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो थे ये बेसिकली कहाँ आ गए, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, सेंट्रियोल यहाँ पर आ गया और यहाँ पे क्या बन गए, स्पिंडल फाइबर्स बन गए. नेक्स्ट एनाफेज में हमने क्या देखा था, एनाफेज में हमने देखा था कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इस तरीके से क्रोमेटिड्स जो है, जो हमारा सिस्टर क्रोमेटिड थे वो टूट गए बीच में से, यानी यहाँ से ये टूट जाएंगे और इस तरीके से ये अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे. देन टीलोफेज में हमने देखा था कि टीलोफेज में दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये दोबारा से
डीकंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम्स अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे। इतना हमने देखा था। बट अभी भी हमने ये नहीं देखा है कि किस तरीके से सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। बट इस डायग्राम से थोड़ा सा ये तो क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ से ही सेल का डिवीजन होना है, यानी इस मिड पॉइंट से ही, यानी यही बीच से सेल टूटेगी। यहाँ से इतना तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे ही कुछ ऐसा होगा कि सेल जो है वो दो पार्ट में, इस तरीके से दो पार्ट में सेल जो है वो टूट जाएगी। अगर आपको ये लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है, कुछ बीच में से ही चेंजेस होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ जो की पॉइंट है जो याद रखना है वो ये है कि साइटोकाइनेसिस जो है प्लांट्स में अलग होती है और एनिमल्स में अलग होती है। अब प्लांट्स में अलग कैसे होती है, एनिमल्स में अलग कैसे होती है, हम उसको देख लेते हैं कि प्लांट्स में अलग कैसे है और एनिमल्स में अलग कैसे है। तो यहाँ पे अगर हम प्लांट सेल की बात करें, इस तरीके से क्या हुआ, प्लांट सेल में कुछ इस तरीके से जो है टीलोफेज अपीयर हुआ, हमको कुछ इस तरीके से टीलोफेज दिखा। बट अभी भी सेल जो है वो दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड नहीं है। प्लांट सेल में क्या हुआ, कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो रह जाते हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं होते, टूटते नहीं है। इसको हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट। यही फ्रैगमोप्लास्ट गोल्जी के साथ आकर, किसके साथ, गोल्जी अपरेटस के साथ आके यहाँ बीच में कुछ एग्रीगेशन सा करने लगते हैं, यानी बीच में कुछ फॉर्म करने लगते हैं। कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेशन होगा। ये सेल है प्लांट की, यहाँ पे बीच में कुछ सेल फॉर्मेशन सा होने लगेगा। किस चीज का ये फॉर्मेशन होगा, ये जो फॉर्मेशन है ये बेसिकली होगा कैल्शियम पैक्टेट का। किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम पैक्टेट का फॉर्मेशन होने लगेगा बीच में, मिडिल में। बीच में जैसे ये फॉर्मेशन होगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो सेल है ये कुछ और फॉर्मेशन होगा, और फॉर्मेशन होगा, इसे हम बोलेंगे सेल प्लेट बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी, सेल प्लेट बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी, यहाँ पे सेल प्लेट बनने लगेगी। और अल्टीमेटली ये जैसी सेल प्लेट आगे की तरफ ग्रो करती जाएगी, उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली सेल जो है वो दो डिफरेंट पार्ट में जो है डिवाइड कर जाएगी। बीच में हमारा क्या होगा, बीच में ये वाला जो ब्लैक रीजन था ये हो जाएगा मिडिल लैमेला। ये क्या हो जाएगा, मिडिल लैमेला हो जाएगा। ये हो गई सेल वॉल, और इसके अंदर क्या आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन। तो जो चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे, वो बेसिकली ये याद रखनी है, प्लांट्स में क्या हुआ, कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो टूटे नहीं, उन्होंने फ्रैगमोप्लास्ट बनाया। फ्रैगमोप्लास्ट के बाद गोल्जी के साथ, गोल्जी, फ्रैगमोप्लास्ट, कैल्शियम पैक्टेट, इन सब ने मिलके बीच में कुछ डिपोजिशन सा करने लगा। ये जो डिपोजिशन था ये क्या हुआ, आउटवर्ड बीच में से बाहर की तरफ जाने लगा। इसी को हम सेल प्लेट बोलेंगे। यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्म हो गई। आगे जाके सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई। बीच में क्या आ गया, मिडिल लैमेला आ गया, सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। ये तो हो गया भाई किसका, प्लांट का। किसका हो गया ये, प्लांट का। बट एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में जस्ट इसका उल्टा होता है। एनिमल्स में क्या हुआ, जैसे ये सेल थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, सही है। यानी अब एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल्स में अंदर से बाहर की तरफ होगा। क्या होगा, एनिमल्स में अंदर से बाहर की तरफ होगा। किस तरीके से, ऐसे करके सेल में जो है फरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फरो बन जाएगा। क्या बनेगा, फरो बनेगा। ये जो फरो है ये क्या होगा, अंदर की तरफ प्रोट्रूड होता जाएगा, अंदर की तरफ जाता रहेगा, और अल्टीमेटली सेल क्या होगी, दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएगी।
तो क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में कैसी होगी, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। ऑर्गेनेल कौन सी इन्वॉल्व होगी, ऑर्गेनेल गोल्जी इन्वॉल्व रहेगी। क्या बीच में डिपोजिशन करवा देगा, कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन करवा देगा। प्लांट्स में मिडिल से आउटवर्ड्स होता है, एनिमल्स में फरो फॉर्मेशन होता है और आउटवर्ड से इनवर्ड होता है। इतना याद रखना है। क्या आउटवर्ड टू इनवर्ड होगा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए, समझा दिए। कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही रहेगा, बस आगे तुम लोग मेमोराइज और कर लो। ठीक है, इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में कैसे होगा अचीव, बाय द फॉर्मेशन ऑफ फरो। क्या होगा, फरो का फॉर्मेशन होगा। In plasma membrane furrow gradually deepens down and ultimately join in the center, dividing the cell of the cytoplasm into two cells. जाहिर सी बात है, मैंने ऑलरेडी ये बता चुका है। इस डायग्राम से भी देख लो, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से न्यूक्लियस बना दें, ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके से आएगा, ऐसे फरो आएगा। ये क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। फिर से हम देख लेते हैं, ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फरो कहाँ से आएगा, फरो जो है इस जगह से आएगा, ऐसे आएगा। फिर क्या होगा, सेल अल्टीमेटली वो ऐसे बीच में ग्रो करता जाएगा, इस तरीके से बीच में ग्रो करता जाएगा और अल्टीमेटली सेल जो है वो दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। किसमें हो रहा है ये फरो फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन एनिमल। और फरो बन कहाँ पे रहा है, फरो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बन रहा है। ठीक है, इन प्लांट, अब प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस क्या है, प्लांट्स में बेसिकली क्या है, सेल प्लेट बन रही है। प्लांट्स में क्या है, सेल प्लेट बन रही है। फॉर्मेशन ऑफ वॉल स्टार्ट इन द सेंटर, सेंटर से ये कहाँ पे ग्रो करेगा, सेंटर से इट विल ग्रो आउटवर्ड्स एंड मीट्स द लेटरल वॉल। अ प्लांट सेल हैव रिलेटिवली इनएक्सटेंडेबल, यानी कि इनएक्सटेंसिबल क्या है, रिजिड सेल वॉल है उसके पास। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। इसका साइटोकाइनेसिस अलग है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे बीच में ले डाउन होगा फ्रेगमोप्लास्ट, कैल्शियम पैक्टेट और गोल्जी जो है वो ले डाउन करेंगे। अब ये जो है बीच से बाहर की तरफ जाएगा। अल्टीमेटली ये जो है दो डिफरेंट पार्ट में प्लांट की सेल टूट जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें याद रखना है, मिडिल से आउटवर्ड्स जो है वो किस में होगा, प्लांट्स में होगा। कंसेप्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ इस डायग्राम में देख लो एक बार और, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। क्या होगा, सेल प्लेट फॉर्म होगी। दिस रिप्रेजेंट्स द मिडिल लैमेला, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो स्पिंडल्स टूटे नहीं होंगे वो क्या बना देंगे, वो बना देंगे फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बना देंगे वो, फ्रेगमोप्लास्ट। गोल्जी यहाँ पे आ जाएगा, गोल्जी आ जाएगा, वो अपने साथ किसको लेकर आएगा, कैल्शियम पैक्टेट को लाएगा। तुमको पता है कैल्शियम पैक्टेट किसका कंपोनेंट है, कैल्शियम पैक्टेट मिडल लैमेला का कंपोनेंट है। ये जो सेल प्लेट है ये बीच से आउटर की तरफ टूटेगी, आउटर की तरफ टूटेगी, क्या होगा, यहाँ पे दो नई सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ये सेल है, बीच से फ्रेगमोप्लास्ट, गोल्जी, कैल्शियम पैक्टेट तो आएंगे, तोड़ेंगे इसको। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है मिडिल लैमेला बन गया सेल में। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज जो याद रखना, एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सिनसाइटियम। सिनसाइटियम क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कैरियोकाइन, मतलब मोस्ट ऑफ द कंडीशन में क्या होता है कि अगर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ यानी कि कैरियोकाइनेसिस हुआ तो साइटोकाइनेसिस होगा। बट कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है, न्यूक्लियस तो डिवाइड होता रहता है, यानी कैरियोकाइनेसिस तो होती रहती है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होती। मतलब कि सेल में न्यूक्लियस तो बहुत सारे बन गए बट क्या हुआ कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, यानी कि सेल जो है वो नहीं टूटी, यानी एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हो गए।
इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसाइटियम कंडीशन। क्या बोलते हैं हम इसको? सिंसाइटियम कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरली क्या हुआ भाई, ये दो सेल थी, क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है इसका न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। अब लेकिन यहाँ पे ये सेल जो है, ये सेल जो है, दो न्यूक्लियस बने और बहुत सारे न्यूक्लियस बनते रहे बनते रहे बनते रहे बनते रहे। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सिंसाइटियम कंडीशन। यानी एक सेल थी, एक न्यूक्लियस था, माइटोसिस हुआ, मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर बनते गए और बनते गए इसमें, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसाइटियम। यानी कि सिंसाइटियम बोलते हैं जब कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, या हम ये कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर इन सम ऑर्गेनिज्म। Karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises। multinucleate condition arise हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंसाइटियम कंडीशन। इसका मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल बताऊं सिंसाइटियम कंडीशन का। हम लोग जो नारियल पानी पीते हैं, ठीक है, सबने आई थिंक नारियल पानी पिया होगा, नहीं पिया तो अब जाके पी लेना। उसका जो लिक्विड होता है, सुना होगा तुमने कि ये बहुत रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। क्या होता है उसमें भी? सिंसाइटियम कंडीशन है। बेसिकली क्या हुआ, उसका जो एंडोस्पर्म है वो डिवाइड होता गया होता गया होता गया होता गया, यानी उसमें कैरियोकाइनेसिस तो हुई बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। इस तो सिंसाइटियम का कॉमन एग्जांपल क्या हो गया? कोकोनट वाटर या लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो तुम लोग को पता है कि सिग्निफिकेंस माइटोसिस के बहुत सारे होंगे। यानी कि अगर हम मेजर सिग्निफिकेंस की बात करें तो एकदम से दिमाग में अभी इतना पढ़ने के बाद ये चीज तो आ गई होगी कि अगर माइटोसिस नहीं होगा या अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ग्रोथ अटेन ही नहीं कर पाएगा, सेल डिवाइड ही नहीं होगी, तो ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा, कैसे डेवलप करेगा? तो इट इज, आई मीन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इट इज वन ऑफ द मेजर एंड वन ऑफ द क्रूशियल लाइफ प्रोसेस। यानी ये तो होना ही होना है। तो ये तो सिग्निफिकेंस, एक मेजर सिग्निफिकेंस आ ही गया किसका? माइटोसिस का। बट माइटोसिस की अगर हम बात करें, we I have told you earlier also कि माइटोसिस is known as इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लॉइडी जो होगी वो सेम रहेगी। प्लॉइडी क्या होगी? वो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 14 क्रोमोसोम है तो माइटोटिक डिवीजन के बाद भी 14 क्रोमोसोम ही रहेंगे। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? हमने इस माइटोसिस को कहा कि ये इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोमल सेट। और ये जो माइटोसिस है ये जनरली नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में होता है। बस माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? सोमैटिक सेल्स में होगा या डिप्लॉइड सेल्स में होगा। डिप्लॉइड सेल्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्लॉइडी लेवल ही वो है उसका। प्लॉइडी लेवल क्या है? डिप्लॉइड है, इसीलिए हम उसे डिप्लॉइड सेल्स कह रहे हैं। तो माइटोसिस कहाँ होगा? माइटोसिस विल ओनली टेक्स प्लेस इन डिप्लॉइड सेल्स या सोमैटिक सेल्स, यानी कि वो सेल्स जो गैमीट्स नहीं बना रही हैं। अपार्ट फ्रॉम गैमीट्स माइटोसिस वहां होगा कहाँ? डिप्लॉइड सेल्स में। क्या बोलेंगे हम माइटोसिस को? माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। अनदर वन ऑफ द मेजर थिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर इज दिस, इन सम लोअर प्लांट्स and in some social insects haploid cells are also divided by mitosis। होता क्या है कि एक जो सेल है भाई, ये हैप्लॉइड सेल है, यानी इसमें क्रोमोसोम का सेट जो है वो जस्ट हाफ है, ठीक है। बट डिवीजन अगर इसको भी करना है, इसको बहुत सारी सेल्स बढ़ानी है,
तब भी इसमें कौन सा डिवीजन होगा, इसमें होगा माइटोसिस। क्या होगा इसमें, माइटोसिस इसमें होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं एग्जांपल दूं तो हनी बी में, आगे तुम लोग 12th में पढ़ोगे हनी बी का, जब तुम देखोगे तो हनी बी में बेसिकली ये वाली कंडीशन होती है कि माइटोसिस, उसके हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है और न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। और लोअर प्लांट्स में तो ये बहुत कॉमन कंडीशन है कि जो हैप्लॉइड सेल्स है उसमें माइटोसिस होता है, नंबर ऑफ स्पोर्स या वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इन शॉर्ट देखें तो हायर ऑर्गेनिजम्स में या एनिमल्स में जनरली डिप्लॉइड सेल्स में ही हमें माइटोसिस देखने को मिला, बट लोअर प्लांट्स में या कुछ इंसेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल हनी बी में जो हेप्लॉइड सेल्स थी वहां पे भी हम लोग माइटोसिस ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहां पे भी माइटोसिस अकर होता है। तो इसका सिंपल अगर कोई पूछे क्यों हो रहा है तो यू विल आंसर कि माइटोसिस इसलिए हो रहा है यानी कि वो उस हैप्लॉइड सेल को बढ़ा रहा है, उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है, उसको डिवाइड करवा रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट which you should remember, in angiosperms haploid meiospore यानी कि माइक्रो एंड मेगास्पोर also undergo meiosis। ये तुम आगे 12th में तुम you will study in detail कि माइटोस, पहले तो मियोसिस हुआ भाई, हैप्लॉइड बना दिया उसने उन स्पोर्स को, फिर उसके बाद उन स्पोर्स को भी तो मल्टीपली होना है, उन स्पोर्स को भी तो बढ़ना है, तो उनमें क्या होगा, उनमें भी माइटोटिक डिवीजन होगा, उनमें भी क्या होगा, माइटोसिस होगा, उनमें भी क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कुछ सोचो कि अगर सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा है या सेल डिवाइड ही नहीं हो रही तो क्या फायदा है एग्जिस्टेंस का, सेल डिवीजन तो होनी ही चाहिए ना। तो यहाँ पे चीज समझ में आई कि माइटोसिस क्यों जरूरी है। फिर हमने एक जगह बोला कि हायर एनिमल्स में ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है, जैसे कि हम लोगों में खाली डिप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होगा, हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस होगा या सेक्स सेल्स में मियोसिस होगा, बट इन सम प्लांट्स ये माइटोसिस अकर होगा हैप्लॉइड सेल्स में भी, कुछ इंसेक्ट्स में जैसे कि हनी बी में भी क्या होगा, माइटोसिस होगा। सेकेंडली जो एंजियोस्पर्म्स है उसके जो स्पोर्स होते हैं मियोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, उसमें भी क्या होगा, माइटोसिस होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोसिस रिजल्ट्स in production of diploid daughter cell with genetic complement usually identical to the parent cell। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ you should always have in mind कि माइटोसिस जो है ना एज क्लोन प्रोड्यूस करता है, मतलब कि अगर ये हमारी मदर सेल है, ठीक है, तो माइटोसिस के बाद भी जो हमें सेल्स मिलेंगी वो एंटायरली सिमिलर होंगी मदर से, यानी वो एंटायरली सिमिलर होंगी पेरेंट सेल से। कौन एंटायरली सिमिलर होंगे पेरेंट सेल से, डॉटर सेल्स, यानी यहाँ पे जरा सा भी कुछ भी वेरिएशन नहीं होगा, ये एज इट इज कॉपी होंगी। क्या होंगी, ये एज इट इज कॉपी होंगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्लोन्स बनाता है, एज इट इज ये कॉपी बिल्कुल वैसी बना देगा जैसी क्या है, जैसी पेरेंट सेल है वैसी ही क्या बनेगी, वैसे ही हमारी डॉटर सेल बन के आ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, the growth of multicellular organism is due to mitosis, यानी कि मतलब इनिशियल तुम स्टेज से यू कैन टेक के जब जायगोट बना, ठीक है, जायगोट में भाई डिविजन्स होते गए होते गए होते गए, तो किसकी वजह से ये सब डिविजन्स हो रहे हैं, किसकी वजह से ये डिवीजन हुए भाई, ये सब जो डिवीजन हुए ये माइटोसिस की वजह से ही तो हुए, ये किसकी वजह से हुए, माइटोसिस की वजह से ही तो हुए। यानी एक सिंपल एक सेल वो डिवाइड करके वो पूरा एक क्या कहते हैं, इसके बाद मान लो बहुत सारे स्टेज के बाद वो फीटस बना दे, फीटस के बाद बेबी बना दे,
तो इसमें सारे चेंजेस कौन ला रहा है? सारे चेंजेस आर ब्रॉट बाय माइटोसिस। सब चेंजेस कौन ला रहा है? ईच एंड एवरी चेंज इज ब्रॉट बाय माइटोसिस। अगर माइटोटिक डिवीजन ही नहीं है, अगर सेल डिवीजन ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है सर्वाइवल का। आई थिंक कि कैसे लाइफ होगी? क्या खाली एक जाइगोट ही रह जाएगा? समझ रहे हो, एक जाइगोट ही रह जाएगा, फर्दर आगे डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर माइटोसिस नहीं है तो सेल, तो ये जाइगोट ही रह जाएगा। क्या ऑर्गेनिज्म बन पाएगा? ऑब्वियसली नहीं बन पाएगा। अगर हम कह दें कि आज के बाद माइटोसिस नहीं होगा, हम में कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा, फिर नो डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। सेल 24 आवर्स में डिवाइड करती है, वो एज इट इज रह जाएंगी और क्या होगा? ऑब्वियसली हमारा, हम वी विल डाई। जाइगोट अगर है, जाइगोट में हम कहें कि हम माइटोसिस नहीं करा रहे, वो सिंपल एक सेल ही रहेगा, कब तक जिंदा रहेगी? वो भी अल्टीमेटली मर जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंस है सेल साइकिल की, या ये इम्पोर्टेंस है माइटोसिस की। अगर मैं कह रही हूँ कि एक सेल है, उसने G1 भी कर लिया, S भी कर लिया, G2 भी कर लिया, पूरी ग्रोथ अटेन कर ली, बट एम फेज में या माइटोटिक फेज में नहीं गया, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भाई जब तक वो डिवाइड ही नहीं हो रहा दो पार्ट में, क्या फायदा उसका? कितनी भी बड़ी हो जाए, वो कितनी भी ग्रोथ अटेन कर ले। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की, ठीक है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन न्यू। अब एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है कि सेल ग्रोथ में जो माइटोसिस हुआ, उसमें ऐसा एक मतलब एक बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में ये हुआ। ऑब्वियसली नेचर ने जो भी चीज बनाई वो बहुत कोऑर्डिनेट वे में बनाई। ऐसा नहीं था कि भाई रेशियो डिस्टर्ब हो गया हो, और क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बड़ा हो गया हो, साइटोप्लाज्म कम रह गया, ऐसा तो नहीं हुआ। भाई जैसे ही हमने देखा कि ये पेरेंट सेल थी, इसमें इस तरीके से न्यूक्लियस था और ये साइटोप्लाज्म था, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूरे माइटोसिस के बाद जो न्यू सेल बनेगी वो भी इसी तरीके की बनेगी। ऐसा उसमें नहीं होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो छोटा रह जाए और न्यूक्लियस एकदम से पूरा ऑक्यूपाई कर ले। नो, ये जो है एज इट इज कॉपी होगी पेरेंट सेल की, रेशियो भी कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये जो है मेंटेन करेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? It therefore becomes essential for the cell to divide to restore nucleocytoplasmic ratio। ऑब्वियसली बात है। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि कैरियोकाइनेसिस तो हुए जा रहा है, पर सेल डिवाइड होके दो नहीं बना रही, तो क्या होगा? अल्टीमेटली उस पूरी सेल में, ये एक सेल थी, पूरे में क्या होगा? ये न्यूक्लियस ऑक्यूपाई कर लेगा और साइटोप्लाज्म बेचारा क्या होगा? छुप जाएगा। तो इसीलिए क्या जरूरी है? साइटोकाइनेसिस होना। ये इसलिए क्या जरूरी है? सेल को दो पार्ट में डिवाइड होना, ठीक है। It therefore becomes essential for cell to divide and restore nucleocytoplasmic ratio. The ratio of the volume of the nucleus of a cell to the volume of the cytoplasm, the proportionate is usually constant। यानी कि ये जो है एक constant सा रेशियो रहता है और ये भी बहुत जरूरी है। अनदर इम्पॉर्टेंट, ये इसके पीछे छुप गया स्लाइड के पीछे, वेरी सॉरी, बट होता क्या है, a very significant role of mitosis is in cell repair। सेल रिपेयर में जो है माइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सेल रिपेयर में, अब समझो, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे गट का एग्जांपल दे रखा है, गट यानी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई लाइनिंग है, सही है। उसमें क्या हुआ, कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, कुछ डैमेज हो गया। मुझे खुद बताओ, अगर हमारी ऑलरेडी ऑर्गेनेल बन गई है, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा, कभी ना कभी तो कुछ डैमेज होगा। या हमने क्या, या किसी का ऑपरेशन हुआ, तो ऑब्वियसली वहां की जो सेल्स थी उनको कट करा होगा, तो कुछ डैमेज तो आया होगा उस सेल में। तो कैसे वो डैमेज रिपेयर हुआ, कैसे वहां पे दोबारा से सेल्स आ गई? तो इसका आंसर क्या होगा कि भाई माइटोसिस की वजह से सेल्स आ गई। अब मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर यहाँ पे हमारी डीप कट लग जाए, बीच में से थोड़ा खोखला हो जाए, सही है, हॉलो हो जाए,
तो वो चीज भरेगी कैसे, कैसे वहां पे दोबारा से सेल्स आएंगे? ऑब्वियसली थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, बट सेल डिवीजन की ही वजह से तो वो रिपेयर होगा। नहीं तो फिर अगर माइटोसिस नहीं होता तो ऐसे ही हमारे तो कभी रिपेयर मैकेनिज्म काम ही नहीं आता, कभी रिपेयर ही नहीं हो पाते, ऑपरेशन ही नहीं होते। फिर तो एक बार चीज खराब हो गई क्योंकि उसमें तो रिपेयर के चांसेस ही नहीं है। बायोप्सी हुई, किसी के ऑर्गन में से कुछ निकाला, वो तो ऐसी ऑर्गन जो है वो डैमेज रह गई, रिपेयर हो ही नहीं पाया। तो रिपेयर के लिए कौन पार्टिसिपेट करेगा भाई? अगर यहाँ से मैं कोई, अगर मैं, ये रूम है, क्लासरूम है, मैं यहाँ से एक ब्रिक निकाल रही हूँ, तो मुझे जो है उस वहां पे एक ब्रिक लगानी है, मस्ट हो गई वो चीज ना। क्यों? अगर मैं ब्रिक नहीं लगाऊंगी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हिल जाएगा, रिपेयर करना मुझे जरूरी है उसको। तो ऐसे ही अगर किसी सेल में डैमेज आया है तो उसको रिपेयर करना जरूरी है। वो रिपेयर कैसे होगा? जब दोबारा उस जगह हम सेल को भरेंगे। और सेल कैसे भरी जाएगी? सेल डिवीजन के थ्रू। सेल डिवाइड कैसे होती है? माइटोसिस के थ्रू। फाइन। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कंटिन्यूअस ग्रोथ है, दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन व्हाट? That depends entirely on mitosis. अगर mitosis नहीं होगा, there will be no growth of living organism. Now let's do some questions. मुझे लगता है यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। तो this was all about interphase, M phase, cytokinesis. ठीक है, इसके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, टाइम टू टाइम प्लीज क्वेश्चंस करते रहो। ये वाला जो टॉपिक है इसमें सबसे अच्छा है डायग्राम्स बनाओ और उसी डायग्राम से कंसेप्ट को समझो और याद रखो। ठीक है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने अभी बताया जो हम कोकोनट पीते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का होता है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम एपोथीशियम नहीं कहते, पेरिथीशियम नहीं कहते, क्या कहते हैं हम? सिनसाइटियम कंडीशन कहते हैं। माइटोसिस प्लेसेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन, माइटोसिस का रोल कहाँ कहाँ पर है? तो भाई इतना हमको पता है कि माइटोसिस का रोल सेल रिपेयर में भी है। रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड सेल, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड सेल, यू नो कि आरबीसीज की जो लाइफ होती है वो 120 डेज की होती है। 120 डेज बाद जाहिर सी बात है न्यू आरबीसीज फॉर्म होती हैं। तो वो न्यू आरबीसीज कैसे फॉर्म होंगी? वर्शॉ की थ्योरी पे जाए तो प्री एग्जिस्टिंग से, तो वहां पे भी क्या होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, तो भाई ये भी सही है। रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, भाई सही है कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो मेंटेन रहेगा, किसको कितना रेशियो मिला है वो मेंटेन रहेगा। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर, ये भी बात सही है। तो ये सब सिग्निफिकेंस किसके हैं या ये सब रोल्स किसके? ये सब रोल्स है माइटोसिस के। तो ए बी सी डी तीनों सही हो गए, तो आंसर वुड बी ऑल फोर, ए बी सी डी। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो ये भी सही है कि फरो बन जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। दूसरा क्या बता रहे हैं? इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट that represents the middle lamella between walls of two adjacent cells. बात तो ये भी सही है कि प्लांट्स में ऐसे होता है, बट तुम लोग खुद देखो क्या ये इसका रीजन है? ऑब्वियसली ये तो उसका रीजन ही नहीं है, तो प्लांट के बारे में बता रहा है अलग से। बात सही है कि प्लांट में जो है सेल प्लेट फॉर्म हो जाती है, फिर वो मिडल से आउटवर्ड्स ग्रो करती है, बट दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर क्या आएगा? बोथ ए एंड आर, यानी ए और आर है तो सही, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी रीजन नहीं है। भाई तुम कैसे कह सकते हो कि एनिमल्स में जो है वो फरो फॉर्म हो रहा है, फिर डायरेक्टली आप प्लांट्स को बताओ? भाई आपको ये बताना है ना कि फरो जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से आपको लेके चलना चाहिए था। तो दोनों स्टेटमेंट्स है तो सही, बट रीजनिंग के हिसाब से वो सही नहीं है। So students, this was all about today's lecture. In detail, we have studied in 3 lectures, I think, about introduction of cell cycle, cell division,
We have also covered up interphase. In interphase, we have covered G1 phase, S phase, G2 phase, M phase, G0 phase. We have also discussed M phase in detail, various phases like prophase, metaphase, anaphase, and telophase we have discussed. We have discussed cytokinesis in detail. In cytokinesis, we have also discussed how plant cells cytokinesis is different from animal cell cytokinesis. Additionally, we have also discussed significance or role of mitosis. So this was all about today's lecture. In next lecture, we will discuss a most fascinating type of cell division, which is meiosis, or also we can say it reductional division. This type of division occurs in haploid cells or germ cells. Okay, so this was all about today's video. Please watch our next video. Also, if you like our content, then please like, subscribe, and share. You can also join our offline and online batches. Thank you so much.